नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमलेश जी के कॉन्सेप्ट। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या पीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं हूं अमलेश और आज हम भारतीय संविधान के एक नए टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, को सरल और प्रभावी तरीके से समझते हैं। तो आइए समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वैसा संवैधानिक दिशा निर्देश है जो सरकार को एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीतियां एवं कानून बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो हम समझेंगे, सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। वैसे भी डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आप लोग भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं, ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना ना हो। अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का माध्यम माना और इसे आदर्श विशेषताओं के रूप में वर्णित किया। तो बात आती है कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी को किसके संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो उत्तर इसका देखेंगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, परंतु इसका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 के निर्देशक तत्व के समान है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। मतलब विधायिका, जिसे हम संसद या विधानमंडल के रूप में जानते हैं, कार्यपालिका सरकारी कानून को लागू करती है और नीतियां बनाकर देश की दैनिक प्रशासन चलाती है, के लिए डीपीएसपी एक सिफारिश है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चूंकि संविधान सभा ने ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल संविधान में जगह दी थी, इसलिए भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व का प्रावधान किया गया है। परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो मौलिक अधिकार टॉपिक को हमने विस्तार से चर्चा किए हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से मौलिक अधिकार के क्लास को आप देख सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति अनुच्छेद 37 में स्पष्ट है, जिसमें 3 बातें स्पष्ट है। पहला, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी भी न्यायालय में चुनौती देकर लागू नहीं करवाया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकार के हनन पर हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। दूसरा, देश के संचालन के लिए ये मूलभूत है, मतलब देश जिन कानूनों से चलता है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन होना चाहिए। और तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों का कानून बनाकर लागू करें। चूंकि डीपीएसपी को तात्कालिक रूप से लागू नहीं कर सकते हैं, परंतु समय समय पर इन सिद्धांतों पर कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे कानून लागू किए जा चुके हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है, परंतु संविधान विशेषज्ञ डी बसु ने इसके स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं को एक एक करके देखेंगे। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब आय, अवसर और सुविधाओं की असमानता को कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जनधन योजना लागू करके, गरीबी उन्मूलन योजनाएं लाकर, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इत्यादि। अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 39, राज्य सुनिश्चित करेगा सभी को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय
उपलब्ध हो, संपत्ति का अत्यधिक संकेंद्रण न हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो और बालकों एवं श्रमिकों का शोषण ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रम कानून लाया गया था। इसी के नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत विधिक रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे DLSA और नालसा जो नेशनल लेवल पर आदि का गठन किया गया। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 41। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार काम, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता में सहायता करेगा। मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी क्षमता के अनुसार अपने नागरिकों को काम, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता में सहायता करेगा। तो चलिए अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 42। इसके अनुसार राज्य काम का न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा, जैसे मातृत्व अवकाश और सुरक्षित कार्यस्थल। तो आप लोग अनुच्छेद 42 को समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा, जैसा कि सरकार MSME और कुटीर उद्योगों, जिसे आज स्टार्टअप के रूप में जानते हैं, के लिए कई योजनाएं लाई है। आगे देखेंगे 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मतलब किसी भी उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था तथा समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद 47 को हम देखेंगे। जन स्वास्थ्य सुधार पोषण स्तर को बढ़ाना और नशीले पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करना। मतलब राज्य सरकारें शराबबंदी कानून इसी अनुच्छेद के अनुपालन में लागू करती है। उसके बाद आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो आइए पहला अनुच्छेद 40 को हम देखेंगे। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायत के गठन का प्रयास करेगा, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और भाग 9 में रखा गया तथा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 29 विषय का प्रावधान किया गया। चूंकि यह कानून 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 46। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 48। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों या दुधारू तथा वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसके तहत गौरक्षा कानून बनाया गया। अब तीसरा देखेंगे, उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 44 को देखेंगे। राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, अर्थात भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के निरपेक्ष एक समान कानून होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मामले को सभी धर्मों में एक समान कानून लागू करने का होगा। परंतु अभी हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है तथा मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। भारत में आज़ादी से पहले गोवा में और आज़ादी के बाद पहला उत्तराखंड 2025 में समान नागरिक कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 45 को। अनुच्छेद 45 में क्या है दोस्तों, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में कानून बनाकर लागू किया गया के अंतर्गत 6 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखने या शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 से देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक को स्थान और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। और डीपीएसपी का अंतिम अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और मध्यवस्था का बढ़ावा देगा। तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहां से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए कनाडा के संविधान से, बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और डी आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो हम इसके ऑप्शन को भी चर्चा कर लेंगे एक बार। कनाडा के संविधान से कौन कौन सा बातें को लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, आपसी शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदाता शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति। ये हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जिसे अनुच्छेद 398 में रखा गया है तथा राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति, ये भी हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम समवर्ती सूची लिए हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि आता है तथा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जिसको हम अनुच्छेद 108 के अंतर्गत देखते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं को भी हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार को, समता के अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को और डी कल्याण की अवधारणा। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अवहेलना करता है, मतलब उल्लंघन करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 50 और डी अनुच्छेद 48। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40। मतलब ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? अनुच्छेद 40 के अनुसार। इसका ऑप्शन को थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अनुच्छेद 33 में क्या है? सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का संशोधन या प्रतिबंध, अनुच्छेद 33 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 50 को देखेंगे। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 43 से के अंतर्गत भारतीय संविधान में श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो इसके ऑप्शन का भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 38 में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय या एवं निःशुल्क विधिक सहायता का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा का व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में और डी मूल कर्तव्य में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका
ऑप्शन भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। संविधान के उद्देशिका में क्या है? संविधान के आदर्श, उद्देश्य और दर्शन, भावनाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में ही जोड़ा गया था। और डी में क्या है? मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सलाह, ऑप्शन बी समान आचार संहिता, ऑप्शन सी शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, ऑप्शन डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समान आचार संहिता, जिसे 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता और डी ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुफ्त कानूनी सलाह। इसको हम बाद में संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए अमलेश जी के कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।